हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनर क्लासेस। तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप में मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले दो वीडियोस जो मैंने डाले उसमें मैंने आपको क्या पढ़ा, पार्टनरशिप के मीनिंग पढ़ा है, पार्टनरशिप का क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ाया। अब क्या है, आपने उसमें मैंने क्या बोला था कि पार्टनरशिप डीड वर्ड 2-3 बार आया था वो वीडियोज़ में। मैंने आपको बोला था पार्टनरशिप डीड का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये क्यों, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप करने के लिए क्या ओरल या तो रिटन एग्रीमेंट चाहिए, बट इट इज़ बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। तो वो जो रिटन एग्रीमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मतलब क्या, अगर कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो इसमें रिटन एग्रीमेंट करेंगे तो उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे बताया गया कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स होना जरूरी है, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए पार्टनरशिप डीड। अगर आप रिटन पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट्स होना जरूरी है। तो वन बाय वन हम सभी पॉइंट्स देखेंगे, टोटल 20 पॉइंट्स है। फिर इसके दो पार्टनरशिप डीड होने का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आज हम पार्टनरशिप डीड पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपको क्या है, कभी भी फ्यूचर में अगर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी हो तो आपको क्या है, पार्टनरशिप डीड बनाने में आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, मतलब फर्म्स में कितने पार्टनर्स है, तो जो पार्टनर्स हो उनके नेम्स लिखने हैं और उनके एड्रेस लिखने हैं। मतलब क्या, फर्म्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। तो ये डिस्क्रिप्शन हम इतना लिखेंगे, सब में थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, बट 20 पॉइंट्स को पूरा टोटल लिखना है और फुल्ली क्या है, डिस्क्राइब करना है उसको। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, नेम और एड्रेस किसका लिखेंगे, पार्टनर्स का, और कितने पार्टनर्स है वो लिखेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म में भी एड्रेस तो आएगा ही। फिर नेम ऑफ फर्म, तो फर्म का नेम लिखेंगे और फर्म का एड्रेस लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस की मेन प्लेस कौन सी है, जहां पे बिजनेस रन हो रहा है, तो उसका पर्टिकुलर जो एड्रेस है वो हम नोट डाउन करेंगे पार्टनरशिप डीड में। फिर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कौन से तरीका का हम बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या एक्सचेंज का बिजनेस कर रहे हैं, होलसेलर है या तो मैन्युफैक्चरर है या तो रिटेलर है। पार्टनरशिप डीड में हम कौन से टाइप का कौन से नेचर का हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो लिखना भी जरूरी है। तो ये सब पॉइंट्स, पहला क्या था कि डिस्क्रिप्शन देना है पार्टनर्स के बारे में, फिर फर्म्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की मेन प्लेस जो जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट होता है वो प्लेस का एग्जैक्टली हमको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। फिर क्या नेचर ऑफ अ बिजनेस, मतलब क्या हम कौन से तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, हम क्या है, तो वो भी लिखना जरूरी है। फिर क्या है, कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब क्या, पार्टनरशिप कौन से डे को चालू की थी, कौन से डे को कौन सा पार्टनर्स आया था, तो वो भी लिखना जरूरी है। तो कमेंसमेंट में हम क्या लिखेंगे कि पार्टनरशिप डीड कब, पार्टनरशिप हमने कब स्टार्ट की थी। मतलब जैसे 1 अक्टूबर 2010 स्टार्ट की तो हम 1 अक्टूबर 2010 लिखेंगे। अगर ऐसा हो कि 9 अक्टूबर 2010 तो हम 9 अक्टूबर 2010 लिखेंगे। मतलब जो डेट होगी हम वो डेट लिखेंगे। फिर क्या, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब पार्टनरशिप डीड हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप हम फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, पार्टनर्स आएंगे। तो पार्टनर्स आएंगे तो अपना पैसा भी लेके आएंगे, फर्म में अपना खुद का पैसा भी लगाएंगे। तो उनका पैसा लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ABCD। तो ABCD क्या है, सभी लोग क्या लाए, ये A एंड B क्या 50,000 ईच, दोनों AB 50,000 कैपिटल लाया, B भी 50,000 कैपिटल लाया, और C 30,000 लाया और D 20,000 लाया। तो ये लोग क्या अपना अपना कैपिटल लाए। तो उनका जो कैपिटल की अमाउंट है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कौन से पार्टनर का नेम लिखेंगे, जो पार्टनर जितना कैपिटल लाया वो लिखेंगे। तो क्या है, वो हम हमारे पास रहेगा कि जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई तो हमारे पास कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाया था। तो क्या है, बाद में कोई डिस्प्यूट हो, कोई बोले, अगर अगर ओरल हम बोलेंगे, एग्रीमेंट ओरल करेंगे और ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई बाद में डिस्प्यूट भी हो सकता है कि सी बोलेगा कि ए नहीं, तू 30,000 नहीं लाया था, 50,000 नहीं लाया था, ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है। इसलिए क्या है, पार्टनरशिप डीड में कितना कैपिटल कौन सा पार्टनर लाया वो भी लिखना जरूरी है। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या है, कैपिटल क्या है, फर्म के लिए लायबिलिटी है। फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, मतलब पार्टनर्स ने अपना पैसा लगाया हुआ है, तो अगर पार्टनर चाहे तो क्या कर सकते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लोग ले सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब रेट है, मतलब कौन से रेट पे, 10%, 2%, 6%, 5%, 9%, ये जो भी रेट्स है अलग अलग वो लोग पहले से डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या रहेगा। अगर नहीं देना है तो क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड ऑन अ कैपिटल, ऐसा भी लिखना जरूरी है।
अगर देना है तो रेट लिखेंगे, और अगर नहीं देना है तो हम क्या लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। फिर क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब क्या, अब कैपिटल अगर पार्टनर दे फर्म में तो उसको हम फर्म उसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो अगर पैसा पार्टनर फर्म से लेके जाए तो पार्टनर को भी उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ऐसा ही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब पार्टनर ने जो पैसा फर्म में से निकाला है उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्या होगा, मिनिमम नॉर्मली इंटरेस्ट होता है, बट क्या है अगर पार्टनर्स ने ऐसा ही डिसाइड किया है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं होगा। पता चला। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या, अब पार्टनर्स क्या है कैपिटल लाए, अब क्या है पार्टनर ने डिसाइड किया कि कौन कितना प्रॉफिट में शेयर लेगा। फॉर एग्जांपल समझो कि 10 है तो ये क्या करेगा 5% लेगा, ये 3% और ये दो 1%। तो ये क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ 5:3:1:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे डिसाइड होगा कि कौन कितना शेयर प्रॉफिट में लेगा। अगर 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा 50 रुपीज़ इसको मिलेंगे, 30 रुपीज़ इसको मिलेंगे, 10 रुपीज़ इसको मिलेंगे, 10 रुपीज़ इसको मिलेंगे, मतलब ऐसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसे ही हम कहेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये भी पहले से लिखा हुआ होना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा और कौन से पार्टनर को कितना मिलेगा, ऐसा पर्टिकुलरली यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दिया ABCD 5:3:1:1। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इन लोगों का। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब अगर पार्टनर ने फर्म में पैसा दिया एज अ लोन, कैपिटल नहीं, एज अ लोन अगर फर्म ने पैसा दिया पार्टनर ने तो वो उस पर इंटरेस्ट ले सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, तो क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है 6% होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हमने, जो रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट हमने अगर नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना होगा 6%। फर्म को पे करना ही है, अगर लिखा हो या ना लिखा हो। तो अगर यहाँ पे लिखा हो कि भाई हम 3% देंगे, 4% देंगे, 9% देंगे, जो भी लिखा हो तो फिर उस रेट पे देना है। और अगर नहीं लिखा तो क्या है नॉर्मली जो रेट है वो रेट पे देना है। और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर ने पहले से डिसाइड किया हो कि पार्टनर अगर कोई लोन लाता है तो उस पर क्या होगा इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे, तो वो भी हो सकता है ऐसा भी। फिर क्या है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर मतलब क्या, पार्टनर अगर कुछ ऐसा काम करता है जो एक्स्ट्रा काम करता है और पार्टनर चाहता है कि उसको सैलरी दी जाए तो वो भी पहले से डिसाइड होगा। कि जैसे समझो कि पूरा दिन एक ही पार्टनर काम करता है पूरे बिजनेस में, बाकी सब पार्टनर काम नहीं करते, तो क्या है बाकी सब पार्टनर नॉन एक्टिव रहते हैं बिजनेस में। तो जो पार्टनर काम करता है तो वो चाहेगा कि उसको सैलरी मिले अलग से, तो वो क्या करेगा, वो पहले से वो नोट डाउन होगा किसमें पार्टनरशिप डीड में। अगर उसमें लिखा है कि पार्टनर को सैलरी देनी है या तो पार्टनर ने कोई बड़ी डील करवाई उसके रिलेशन के हिसाब से, तो क्या है अगर वो चाहे कि उसको कमीशन देना है तो वो पहले से नोट डाउन होना चाहिए कि पार्टनर अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको सैलरी दी जाएगी, और दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी, अमाउंट भी लिखेंगे, मंथली सैलरी कितनी दी जाएगी, मंथली दी जाएगी या तो ईयरली दी जाएगी या तो क्वार्टरली पे करेंगे, तो कमीशन कितना पे करेंगे वो भी पहले से पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। वरना क्या होगा अगर ऐसा नहीं लिखा तो फिर अगर वो पार्टनर चाहे कि उसको जब ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ कि फॉर एग्जाम्पल उसने बड़ी डील कराई और वो चाहता है कि उसको कमीशन मिले, तो अगर पार्टनर बोलेगा कि अब मेरे को कमीशन दो तो उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। क्योंकि वो अगर वो चाहेगा, वो अगर कुछ भी करेगा तो फिर भी उसको क्या मिलेगा, पार्टनरशिप में से कोई भी एक रुपया भी उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पहले से डिसाइड नहीं किया था कि कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन होगा तो उसको सैलरी या तो कुछ मिलेगा। अब क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ असेट। तो वैल्यूएशन ऑफ असेट मतलब क्या, जब पार्टनरशिप फिर से हम रिस्ट्रक्चर करें, रिस्ट्रक्चर मतलब क्या, पार्टनरशिप में समझो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था और एक नया पार्टनर आया या तो एक पार्टनर चला गया, तो पार्टनरशिप जब भी रिस्ट्रक्चर होगी तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ असेट कैसे होगा, वैल्यूएशन असेट कैसे होगा कि उसके ओरिजिनल प्राइस पे करेंगे या तो डेप्रिसिएशन लगा के करेंगे। तो ये क्या है, या तो उसकी मार्केट प्राइस पे करेंगे या तो हमने जो प्राइस पे बाय किया था वो प्राइस पे असेट को लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे।
तो ये अलग अलग मैनर है, तो कौन से मैनर में हम असेट को रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मतलब जो भी अकाउंट्स है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई, डेथ मतलब अगर कोई पार्टनर मर गया और या तो कोई पार्टनर रिटायर होगा, वो चाहेगा कि रिटायर हो जाए। मैंने आपको जो पॉइंट्स था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वाले वीडियो में, तो मैंने आपको पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहे तो वो रिटायर हो सकता है। क्या उसको खाली प्रीवियस क्या करना पड़ेगा, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देनी पड़ेगी, बाद में वो रिटायर हो सकता है। वो क्या उसका राइट्स है, राइट्स ऑफ पार्टनर में मैंने पढ़ाया था, तो उसका राइट्स है। तो जब भी पार्टनर रिटायर हो या तो जब भी पार्टनर की डेथ हो तो क्या होना चाहिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होना जरूरी है। मतलब अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा कि अकाउंट कैसे सेटल करेंगे, कि पार्टनर को कितना पैसा देंगे और पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो भी क्या होगा, पहले से लिखा हुआ होगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। अब यहाँ पे पार्टनर से राइट्स तो मैंने आपको पढ़ा ही दिए, नॉर्मली जो राइट्स है, बट फर्म चाहे तो कुछ अपने अलग से राइट्स बना सकती है। और ड्यूटीज क्या है वो पहले से नोट डाउन होनी चाहिए कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा। अब सब पार्टनर काम कर रहे हैं तो सब पार्टनर बिजनेस में काउंटर पर नहीं बैठ सकते, तो किसी का फाइनेंस अच्छा होगा तो वो काउंटर पर बैठेगा, किसी की मार्केटिंग स्किल अच्छी होगी तो वो क्या करेगा, सेल्स करेगा, जो सेल होगी मार्केटिंग करेगा, जो अपने उसके गुड्स होंगे। किसी का क्या आएगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो क्या करेगा, जो पूरा स्टोर है वो उसको मैनेज करेगा। तो अलग अलग स्किल होगी, उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो पहले से ड्यूटीज नोट डाउन करेंगे कि किसकी कौन सी ड्यूटीज होगी, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। फिर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब क्या होता है, कुछ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है कि ये कुछ पार्टनरशिप होती है कि ये 10 साल के लिए पार्टनरशिप है, 5 साल के लिए पार्टनरशिप है, या तो एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो वो रोड कंस्ट्रक्शन हो गया तो पार्टनरशिप टूट जाएगी। मतलब कोई रोड कंस्ट्रक्शन मतलब कोई एक काम करने के लिए अगर कुछ पार्टनरशिप कही जाए तो क्या उसमें ड्यूरेशन लिखा हुआ होता है। नॉर्मली पार्टनरशिप में ड्यूरेशन हो कि भाई हम 10 साल तक एक साथ काम करेंगे, फिर हम अलग अलग हो जाएंगे, तो ये भी पहले से लिखा हुआ आना चाहिए। क्या होता है फिर अगर नहीं लिखा होता तो डिस्प्यूट क्रिएट होता है। फिर क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या है, तो अकाउंटिंग पीरियड लिखा होना चाहिए कि कौन से समय पे हम कौन से मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर वाला अकाउंटिंग पीरियड यूज करेंगे, या तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला अकाउंटिंग पीरियड यूज करेंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड भी अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। फिर क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम फर्म को क्या करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, जैसे असेट में हमने रिस्ट्रक्चर किया था तो ये गुडविल भी एक असेट ही है, बट इनटेंजिबल असेट है। तो गुडविल तो आपको पता ही होगा गुडविल क्या होता है, कि मार्केट में हमारी कैसी वैल्यू है उसके हिसाब से क्या होता है, गुडविल को कैलकुलेशन करते हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन भी कब करेंगे, जब भी पार्टनर की डेथ होगी, या तो रिटायर होगा, या तो क्या है फर्म हम डिसॉल्व करेंगे, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। और कौन से मैनर से करेंगे वो नोट डाउन करना है। तो ये सब पॉइंट्स क्या है, नोट डाउन होने चाहिए कि इसमें पार्टनरशिप डीड में। अब क्या है, बैंक अकाउंट ऑपरेशन। अब बैंक अकाउंट ऑपरेशन, अब बैंक अकाउंट तो नॉर्मली एक हो या तो 2 हो, बट क्या होता है उसमें हो सकता है कि पार्टनर ने ऐसा डिसाइड करा हो कि सभी बैंक अकाउंट एक ही बंदा क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। मतलब कोई एक पार्टनर, फॉर एग्जांपल सी पार्टनर है, वही सब बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा, ऐसा लिखा हुआ हो तो सभी बैंक अकाउंट का ऑपरेशन कौन देखेगा, सी देखेगा। बट कभी कभी ऐसा हो कि सभी बैंक अकाउंट का ऑपरेशन सब मिलके देखेंगे, मतलब ए भी देखेगा, बी भी देखेगा, सी भी देखेगा, डी भी देखेगा, तो सब मिलके देखेंगे। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अगर एक बंदा देखता है तो क्या होगा, काम फ्रीक्वेंटली होता रहेगा। अगर सब देखेंगे तो क्या होगा, कभी इसको बोलेंगे तो ये बोलेगा, इसको बोलो कि वो जाए बैंक में, तो नॉर्मली ये डिस्प्यूट हो सकता है। मतलब मेरे लिए मैं तो ये सोचता हूँ कि बेस्ट एक ही है कि एक जना बैंक अकाउंट देखे और जो बैंक की स्टेटमेंट आए मंथ के एंड में तो वो सब मिलके देख सकते हैं। तो नॉर्मली बैंक अकाउंट एक देखे तो अच्छा है। फिर क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर की डेथ हो गई, मैंने आपको बताया अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका अकाउंट हम कैसे क्लियर करेंगे, और अगर वो उसकी डेथ हो गई तो हम फिर से नई फर्म क्रिएट करेंगे पार्टनरशिप की, या उसी ही कंटिन्यू रखेंगे, तो वो भी लिखना जरूरी है। अब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब क्या होता है, ये नॉर्मली ये सब पॉइंट्स भी हमने क्यों लिखे हैं कि डिस्प्यूट ना हो। तो अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है फिर भी तो उसको सेटल कैसे करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो भी उसमें लिखा हुआ आना चाहिए कि या तो जॉइंटली डिसीजन में हैंडल करेंगे, या तो जिस मेजोरिटी जो डिसीजन लेगी वो हैंडल करेंगे, या तो कोई ऐसा एक सीनियर हमारे पास पार्टनर होगा जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके कहने पर हम प्रॉब्लम जो होगा उसको जो भी डिस्प्यूट होगा उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, नॉर्मली डिस्प्यूट सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे।
तो ये सभी पॉइंट्स है वो पार्टनरशिप डीड में हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट ना हो या तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिससे क्या वो पार्टनरशिप टूट जाए। तो इसलिए ये भी सही, ये सब पॉइंट हम पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी है। इसलिए क्या करना चाहिए, कभी भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट करो तो क्या है, ओरल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि चलो हम दोनों पार्टनरशिप स्टार्ट कर ले। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और मेरी एक कंपनी, तो हम दोनों ने बोला कि चलो एक पार्टनरशिप स्टार्ट करें। तो ऐसा ओरली पार्टनरशिप नहीं कर सकती, क्योंकि ओरली पार्टनरशिप में डिस्प्यूट बहुत होता है। इसलिए कभी भी पार्टनरशिप स्टार्ट करो तो क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट ही करना है। कौन सा, पार्टनरशिप डीड बना के। अब हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस। मैंने आपको बोला था कि हम पार्टनरशिप डीड पढ़ के इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो अब ये इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस दो ही इंपॉर्टेंस है मेन पार्टनरशिप डीड के, और वो भी सबसे बेहतर अगर पार्टनरशिप बनाओ तो ये इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं। तो पार्टनरशिप डीड होने के क्या सबसे ज्यादा बेनिफिट है, तो ये हम देखेंगे। इट गवर्न्स द राइट एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर है उसकी क्या राइट्स है, उसकी क्या ड्यूटीज है और उसकी क्या लायबिलिटी है फर्म के रिलेटेड, तो वो भी पार्टनरशिप डीड बता रही है। इसलिए हमको पार्टनरशिप डीड बनाना इंपॉर्टेंस है। तो पार्टनरशिप डीड का ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। तो ये आपको लग रहा होगा कि सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंस है, बट ये दो इंपॉर्टेंस ही बहुत बेनिफिट देंगे अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो। तो ये पार्टनरशिप डीड बता रही है इंपॉर्टेंस। तो पार्टनरशिप डीड बनाने के बहुत दो ही बेनिफिट आपको बताए हुए हैं, बट बहुत बेनिफिशियल है पार्टनरशिप डीड बनाना। तो क्या है, सेकंड, डिस्प्यूट अराइजिंग इफ एनी अमॉन्ग द पार्टनर्स आर सेटल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इट बीइंग अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम अराइज हुआ तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या हम सीधा कुछ बहस नहीं करेंगे, हम कोई भी किसी से भी क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। तुरंत क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड जो बनाई होगी हम उसे ही देख लेंगे, तो हमारा डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, पार्टनरशिप डीड कोई भी डिस्प्यूट होता है जो पार्टनरशिप में, वो पहले से रिटर्न होता है कि ऐसा डिस्प्यूट होगा क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ हो सकता है, इंसिडेंटल ऐसा कोई डिस्प्यूट आ सकता है, बट नॉर्मली जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं, जो डे टू डे लाइफ जो पार्टनरशिप में अराइज होते हैं, जो इतने समय से क्या है लोगों ने देख कर क्या किया उसके बारे में पूरा पार्टनरशिप डीड में क्या पॉइंट्स नोट डाउन होने चाहिए वो बनाया हुआ है। तो अगर वो जो पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए वो पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो नॉर्मली क्या आपकी पार्टनरशिप है वो लंबे समय तक चलेगी। अब एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स दो इंपॉर्टेंस पढ़ा दिए, बट ऐसा आप पूछ सकते हो कि ये पार्टनरशिप डीड है वो बनाना जरूरी है या नहीं जरूरी। तो अगर ये पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या लिखना चाहिए, नो। क्यों कि पार्टनरशिप डीड बनाना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट पार्टनरशिप डीड बनाओ तो सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो आप क्या करोगे, तो पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को आप अप्लाई करोगे। तो पार्टनरशिप एक्ट में जो जो भी रूल्स है उसके हिसाब से अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी डिस्प्यूट हो तो सॉल्व करोगे। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाया तो वो बेनिफिशियल है।